Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of fluid mechanics 2. We will continue from the with the same chapter, which is flow over Zimmer's bodies. In the last lecture, we discussed drag. We discussed drag over bodies, inverse bodies moving in fluid. And in this part, in this is the last topic of the chapter number 9, in which we will discuss another very important concept related to the bodies which are moving in fluid, which is lift. Mo- So what is lifts? As we have already discussed previously in the lecture in detail about the nature of the force. A lift जो है, a lift a force that is normal to a free stream. Usually what happens जब आपके पास कोई बॉडी जब किसी फ्लूइड में मूव करती है या फ्लूइड के बाद मूव करता है, तो आपके पास दो तरह की फोर्सेस ऐड कर रही होती हैं. एक्चुअली फोर्सेस तो आपके पास मल्टीपल होती हैं, बट अगर आप उनका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट जो है वो दो डायरेक्शन में ऐड करता है. एक डायरेक्शन जो है वो आपकी अलोंग द फ्लो होती है, और एक डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द फ्लो या परपेंडिकुलर टू द फ्लो होती है. नॉर्मल अलोंग द फ्लो जो है उसको हम ड्रैग कहते हैं, और उसको हमने डिटेल में लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है. जो नॉर्मल टू द फ्लो होती है उसको दैट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट. And that lift is basically is a summation of two different types of forces, which is pressure forces and shear forces. तो प्रेशर फोर्सेज जो है वो किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल लग रही होती हैं, और जो शेयर होती है वो किसी सरफेस के ऊपर पैरेलल लगती हैं. बट व्हेन यू सम देम अप, इफ यू रिमेंबर द इक्वेशंस through which we integrated the pressure and shear forces along the surfaces to get drag and lift, we can find the normal force, which is called lift force, and the parallel force, or the force along the motion, is called the drag force. But usually lift जो है उसकी कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं हमें लिफ्ट जो है हमें नहीं चाहिए होती, या हमें देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिफ्ट एंड नेगेटिव लिफ्ट. पॉजिटिव लिफ्ट मीन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, या यू कह सकते हैं कि आपके पास अगर इफ़ यू आर ड्राइंग अ reference at the surface, and the y-axis or whatever y or z-axis which is normal to the surface is pointing upward. तो अगर आप ऊपर की तरफ पूरी बॉडी मूव करिए in the case of aircrafts, तो लिफ्ट को हम पॉजिटिव समझते हैं, एंड दैट इज अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि जहाज को हमें लिफ्ट करना है. और यूजुअली एंड व्हेन वी आर like descending, or when we are landing the airplane, we need a negative lift. So the negative and positive lifts are depends upon the application जिसमें वो अप्लाई हो रही है. फॉर एग्जांपल कार के अंदर you need a negative lift, या a negative lift for the better traction and कॉर्नरिंग एबिलिटीज. अगर गाड़ी की लिफ्ट जो है गाड़ी की लिफ्ट ज़्यादा होगी, तो गाड़ी में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और गाड़ी जो है वो किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं रहेगी. बट इन केस ऑफ अ कार वी नीड ट्रैक्शन, एंड दैट इज़ द नेगेटिव लिफ्ट. अगर आपने कभी गौर किया होगा, जो फार्मूला वन कार्स होती हैं उसके पीछे जो आपके पास फॉयलर्स लगे होते हैं, या तो वो इसलिए होते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई इनबैलेंस ऑफ एंगल है, तो जो कार है वो सरफेस से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो सकती है, और लिफ्ट की वजह से गाड़ी ना सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी लूज़ करती है, बल्कि उसकी मनूवरेबिलिटी में भी मसला आता है. उसको मनूवर या कॉर्नरिंग या मूव टर्न लेने में मसला पैदा हो सकता है. तो दैट्स व्हाई हम एक नेगेटिव लिफ्ट जनरेट करते हैं. वी विल डिस्कस इट डिटेल इन दिस लेक्चर कि नेगेटिव लिफ्ट पॉजिटिव लिफ्ट का मतलब क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट लिफ्ट इफेक्ट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट होता है, सी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है सी डी, वो डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर. आपके पास उसमें सरफेस रफनेस भी आती है, मार्क नंबर भी आता है, और फ्राउड नंबर भी आता है. बट यूजुअली लिफ्ट की कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो उसकी बॉडी की शेप होती है. ऑल दो रेनॉल्ड्स नंबर का भी असर होता है, बट उसका जो असर उसका जो इफेक्ट है वो कंपेयर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप किसी लिफ्ट लिफ्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हम लिफ्ट को कंसीडर, लिफ्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको कंसीडर करते हैं डिज़ाइनिंग में, तो हम उसकी शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम सरफेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो ब्लू से डिनोट हो रहा है वो P इज़ ग्रेटर देन P नॉट इज़ द अपस्ट्रीम प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो ब्राउन है दैट इज लेस देन द अपस्ट्रीम प्रेशर. सो अगर आप गौर करें कि जहाँ पे भी आपके पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ज़्यादा है, which is like for example the hood the rooftop of the car,
और द बोनेट वेलोसिटी इज़ क्वाइट हाई। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम है, और जहाँ जहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, खासतौर पर जहाँ वो रीजन जहाँ पे जो है फ्लूइड टकरा के रुक रहा है, फॉर एग्जांपल द बोनेट हो गया, या फिर आपके पास जो विंड स्क्रीन है, तो वहाँ पे जब वेलोसिटी जो है वो टकरा के रुक जाएगी, तो प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई है। तो इसकी एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस इज फॉर एन ऑटोमोबाइल। आप इस तरह की प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर निकाल सकते हैं, और एंड यू कैन actually when sum them up, you can find that the pressure should be the corresponding pressures at up the bottom surface and the lower surfaces should be according to the desired need of the application. एक कॉमन लिफ्ट जनरेटिंग डिवाइसेस हम कहते हैं एयरफॉइल्स। एयरफॉइल जो है वो आमतौर पर बहुत हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर वर्क करते हैं। हाई रेनॉल्ड्स नंबर से मुराद आपकी लार्ज स्पीड्स होती हैं। तो लार्ज स्पीड्स आमतौर पर, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अगर लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट द लिफ्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो हम हमारे जहन में सबसे पहली बात जो आती है वो एरोप्लेन्स की आती है। तो एरोप्लेन में एयरफॉयल कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वी विल सी इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। सब सब सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कम्युलेटिव इफेक्ट है, उसकी वजह से लिफ्ट नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। टिपिकल डिवाइस डिजाइन टू प्रोड्यूस लिफ्ट, सो बाय जनरेटिंग अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिफरेंट ऑन द टॉप एंड बॉटम सरफेस। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस से मुराद क्या है कि अगर आपको लिफ्ट जनरेट करनी है, तो आपके पास जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो टॉप और बॉटम के ऊपर डिफरेंट होनी चाहिए। और एंड दैट इज़ वाई प्रेशर जो है वो उसको नीचे जो प्रेशर ज़्यादा हो, ऊपर प्रेशर कम हो, तभी वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव asymmetric, you should be having a asymmetric या non symmetric pressure distribution on the body, अगर आप उस बॉडी को लिफ्ट करवाना चाहते हैं। तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो और बॉटम प्रेशर सॉरी नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो और टॉप की तरफ प्रेशर कम हो, जिसकी वजह से वो एक नेट पॉजिटिव अपलिफ्ट क्रिएट होगी उस बॉडी में, और बॉडी जो है वो लिफ्ट करेगी। फॉर लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर द फ्लो दी large Reynolds number flows, these pressure distribution are usually directly proportional to rho u square upon 2। तो आपके पास जैसे जैसे आप rho u square upon 2 बढ़ाते हैं, तो आपके पास लिफ्ट बढ़ती है। और आप ये देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ दैट, और दिस इज ओनली फॉर द लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर। और विस्कस इफेक्ट जो है वो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। विस्कस इफेक्ट से मुराद ये है कि वो फोर्सेस जो किसी बॉडी के ऊपर पैरेलल लग रही हैं या अलोंग द सरफेस लग रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी है, वो अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो लिफ्ट जो है वेलोसिटी के स्क्वायर से बढ़ रही है। तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ के वेलोसिटी के बढ़ाने से लिफ्ट जो है वो उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। एंड दैट मीन्स दैट if you need to have a higher lift, you need to increase the velocity drastically। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है लिफ्ट क्रिएट करते हुए, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल, एसिमेट्री या सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है सिमेट्रिकल। अगर आप गौर करें कि यहाँ एक डॉटेड लाइन के अक्रॉस इस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो सिमेट्रिक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है, और अगर ये वेलोसिटी इसको अप्रोच कर रही है, फ्लो अप्रोच कर रहा है, और कोई एंगल जो है वो एंगल ऑफ अटैक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो अगर ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ्लूइड जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है हेड ऑन, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जिस along this line which is at the center of this airfoil, तो आपके पास कोई भी लिफ्ट जनरेट नहीं होगी, बिकॉज द फ्लो ऑन द टॉप एंड फ्लो ऑन द एट द बॉटम विल बी सिमिलर या सिमेट्रिक होंगे, और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी टॉप और बॉटम पर बराबर होगी। तो आपके पास जब सिमेट्रिकल एयरफॉयल्स होते हैं, तो उस पर अगर जो एंगल ऑफ अप्रोच है या एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द फ्लो है विद द, अगर वो ज़ीरो है, तो आपके पास कोई लिफ्ट जनरेट नहीं होती। तो एंड दिस एंगल ऑफ अटैक इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फ्लो एंड द line which is passing through the which is actually meeting the this is leading edge and the trailing edge of the airfoil। दूसरी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक asymmetrical या नॉन सिमेट्रिकल एयरफॉयल है, जो कि किसी लाइन के अक्रॉस उसकी वो सिमेट्री नहीं है। दिस इज क्वाइट सिमेट्रिक, राइट। तो अगर मैं इस एयरफॉयल को जीरो एंगल पर भी अप्रोच करता हूँ, तो यू कैन सी दैट द फ्लो जो है फ्लो एट द बॉटम एंड द टॉप विल बी डिफरेंट, एंड यू विल बी हैविंग अ नेट pressure distribution on this profile, on this airfoil।
and that can create some lift. That lift can be negative or positive. Positive means ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है। मगर डेफिनेटली अगर यहाँ पे अगर अल्फा ज़ीरो है और जो इसकी जो एसिमेट्रिक है, बिकॉज यू ऑलवेज नीड अ एसिमेट्रिक एयरफॉयल फ्लूइड प्रोफाइल। अगर एंगल को आप ज़ीरो कर देते हैं तो वो डेफिनेटली लिफ्ट करेगा, मगर यकीनन कोई ना कोई ऐसा एंगल ज़रूर होगा इस केस में भी जिसमें एयरफॉयल जो है वो अब कोई लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये हमें देखना पड़ता है बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो नॉन नॉन सिमेट्रिक एयरफॉइल्स भी जो है वो जीरो लिफ्ट क्रिएट करते हैं जब आपके पास एक खास सर्टेन एंगल होता है। मगर अगर आपके पास सिमेट्रिकल एयरफॉइल्स हैं तो आपके पास अगर जीरो एंगल से आप उसे अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लिफ्ट जनरेट नहीं करेगा। बट you always need an alpha angle of attack to generate a lift for a symmetrical case, but for a non-symmetrical case the lift can be generated even with an angle of attack which is zero, and there may be a there is always a number of alpha, a value of alpha at which the lift would be zero even in case of a non-symmetrical profile, non-symmetrical airfoil। एयरफॉयल बेसिकली क्या होता है? एयरफॉयल बेसिक ये अगर आप गौर करें तो दिस इज अ विंग ऑफ अ एयरप्लेन। एक बहुत सिंपल डायग्राम है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एयरफॉयल क्या होता है। अगर आप गौर करें इस फिगर में तो ये जो चीज़ है दिस इज एन क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर मैं किसी विंग को काट देता हूँ तो आई कैन सी फ्रॉम दिस एंगल कि मुझे ये शेप नज़र आती है। तो ये एक विंग है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो इस शक्ल का होता है। एंड देयर आर लाइक डजन्स ऑफ एयरफॉइल्स, डिफरेंट एयरफॉइल जिसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं। एंड व्हेन यू कट अ विंग आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होता है वो शेप का निकाल नजर आता है। इसका कुछ नॉर्मल क्लेचर वो देख लेते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विंग का जो अप्रोच होता है वो अगर आप गौर करें, अगर अगर यहाँ से फ्लो आ रहा है तो यहाँ पे जो फ्रंटल एरिया है वो बहुत कम है। तो यूजुअली जो है हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एरिया इन ऑर्डर टू फाइंड द लिफ्ट एंड ड्रैग। वो प्लेन फॉर्म एरिया होता है। प्लेन फॉर्म एरिया जो है वो किस तरह निकलता है? कॉर्ड लेंथ बेसिकली विंग एयरफॉयल की लेंथ है सी, और बी जो है वो उसका स्पैम होता है, विंग का स्पैन बी कहलाता है। तो प्लेन फॉर्म एरिया इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ स्पैम एंड the chord length. B into C is the plane form area for rectangular plane form area. So usually जहाज जो होते हैं या कोई विंग होता है वो रेक्टेंगुलर नहीं भी होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। तो आपके पास जो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया बनेगा बी इंटू सी का, वही हम एज अ रेफरेंस एरिया कैरेक्टरिस्टिक एरिया लेते हैं इन केस ऑफ अ एयरफॉयल। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एयरफॉयल के अंदर जो फ्रंटल एरिया हम इसलिए लिया जाता है कि फ्रंटल एरिया बहुत कम होता है एंड इट विल नॉट गिव यू the right characteristics of the flow or the parameter which you are trying to analyze। तो आपके पास ये बी जो है स्पैन है, सी जो है कॉर्ड लेंथ है, अल्फा एंगल ऑफ अटैक है, और ये थिकनेस। तो प्लेन फॉर्म एरिया बी टाइम्स सी होता है। द एंगल बिटवीन द फ्री स्ट्रीम एंड द कॉर्ड लेंथ इज एंगल अल्फा में मैं बात डिस्कस कर चुका हूँ। इफ द कॉर्ड लाइन बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज इज नॉट इन द लाइन ऑफ सिमेट्री द एयरफॉयल इज सेड टू बी केम्बर्ड, विच मीन्स कि ये जो है वो सिमेट्री लाइन आपके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उससे पास हो रहा है तो ये केम्बर्ड नहीं है। वेयर एज this one was cambered airfoil. So this is a definition, this is one of the terminology used for airfoil, cambered airfoil and non-cambered airfoil. This is the non-cambered airfoil जिसमें हमारे पास सिमेट्री है, और सिमेट्री से ही सिमेट्री और ट्रेलिंग और लीडिंग एज, बिकॉज दिस इज ट्रेलिंग एज एंड दिस इज लीडिंग एज। लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज को जो लाइन बना रही है वो ओवरलैप कर रही है। आगे चलते हैं। विंग लोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिफ्ट के लिए। विंग लोडिंग बेसिकली डिफाइन होती है लिफ्ट पर यूनिट एरिया कि लिफ्ट जो है और यूजुअली अगर आप गौर करें यहाँ पे पर यूनिट फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, फोर्स जनरेट हो रही है पर यूनिट एरिया। 1903 में जब पहला जहाज़ बना था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। तो अगर आप देखेंगे उसकी जो लिफ्ट वाज 1978 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये छोटा जहाज़ है, इसकी जो लिफ्ट है वो बहुत कम है। और हम अगर देखते हैं 747 विच इज़ रिलेटिवली अ वेरी मॉडर्न एयरप्लेन, तो उसकी लिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा है पिछले जहाज़ से। तो दैट एक्चुअली शोज दैट हाउ मच फोर्स इज बीइंग जनरेटेड per unit area of that airplane or that aerodynamic body। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है आपके पास एस्पेक्ट रेशियो। लिफ्ट ड्रैग कोफिशिएंट एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ अटैक एंड एस्पेक्ट रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो डिफाइन होता है बी स्क्वायर विच इज द लेंथ स्पैम ऑफ द विंग, और ए जो है आपके पास प्लेन फॉर्म एरिया है। बी को मैं फिर बताऊँ, बी जो है वो लेंथ ऑफ द विंग है और ए जो है वो प्लेन फॉर्म एरिया विच इज बी टाइम्स सी।
तो जो एस्पेक्ट रेशियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ रेक्टेंगुलर प्लेन फॉर्म विंग जो कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर है, जिसकी मैं आपके तो अगर आप गौर करें तो ए जो है वो बी टाइम्स सी बन जाएगा, बिकॉज ए जो है प्लेन फॉर्म एरिया होता है, तो बी से बी कैंसिल हुआ तो यू हैव ए इक्वल्स टू बी अपॉन सी। सो विच मीन्स अगर आपके पास जितना एस्पेक्ट रेशियो बड़ा होगा, इसका मतलब है कि विंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और जो उसका कॉर्ड जो उसकी जो कॉर्ड लेंथ है या जो उसकी विंग की जो चौड़ाई है, नैरोनेस है, विंग नैरो है और लेंथी है। मैं यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर सी छोटा है और बी बड़ा है तो एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बड़ा होगा इस केस में। अगर आपकी ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, this length is way larger compared to the C, so you will be having a very long wing, and that will give you a very high number of aspect ratio. तो आपके पास एस्पेक्ट रेशियो यहाँ बहुत बढ़ जाएगा। तो एस्पेक्ट रेशियो के कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि व्हेन यू हैव अ हायर एस्पेक्ट रेशियो यू हैव मोर लिफ्ट। तो यूजली जहाज़ों का जो एस्पेक्ट रेशो होता है या वो बॉडी जिनमें आपने बहुत ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करनी पड़ती है, यू ऑलवेज ट्राई टू हैव लार्जर एस्पेक्ट रेशो प्लस उसकी वजह से ड्रैग जो है ना सिर्फ लिफ्ट कम होती है, लिफ्ट बढ़ती है, और ड्रैग जो है वो भी उसके साथ साथ कम भी होता है। तो आप गौर कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, द ग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज you have CL on the y-axis and you have alpha, which is the angle of attack. So as you increases the as you increase the broader line, which is alpha a equals to 7, which means that the length of the wing is 7 times larger than the chord length, which is the narrowness, the other dimension of the wing. तो ये समा इन दोनों ग्राफ से ऊपर है when you have a equals to 1 and a equals to 3. सो यूजली दिस इज़ द केस, इसमें आप जो कि यूजली कोई रियलिस्टिक केस नहीं है कि a equals to 1 आ रहा है। यूजली a equals to 3, a equals to 7, and there may be some which are greater than equals to 7. So आप और कर सकते हैं कि for the similar value of angle of attack you have a higher lift value compared to the other two graphs. एक और बात देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि when you are having alpha a equals to 7, your CD values are lower compared to the other two values, and this actually dictates that it's a desirable thing to have a larger aspect ratio. और CD जो है हम डेफिनेटली कम चाहते हैं, हमारे पास CD कम होना चाहिए। Lift and drag as a function of angle of attack. In general, the lift coefficient increases and the drag coefficient decreases with an increase in aspect ratio. Long wings are more efficient because their wingtip losses are relatively more minor than for short wings. इस बात को हम डिस्कस करेंगे अब लेक्चर के आखिर में। The increase in the drag due to the finite length of the wing is often termed induced drag, and usually and due to the interaction of the complex swirling flow structure near the wingtip and the free stream. हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे इन दो पॉइंट्स को लेक्चर के आखिर में। Okay, this is a very important and very dangerous phenomena which happens in aerodynamics bodies, जिसको कहते हैं stall. तो लिफ्ट कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ अटैक। अगर आप देखें गौर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल ऑफ अटैक जीरो था तो आपके पास लिफ्ट की वैल्यू नहीं थी, ऑलमोस्ट जीरो थी, ठीक है। और लिफ्ट डेफिनेटली ये तीनों जो हैं वो यकीनन कैम्बर्ड हैं, विच दैट्स वाई जीरो पर भी कुछ ना कुछ लिफ्ट जनरेट हो रही है, मगर समवेयर डाउन हियर द एंगल ऑफ द लिफ्ट इज जीरो। सो व्हाट हैपन, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स कि जो जिस वेलोसिटी से जिस एंगल से वेलोसिटी या फ्लूइड अप्रोच कर रहा है उस विंग को, तो आपके पास जो सी एल की वैल्यू बढ़ रही है। मगर जैसे आप गौर करें कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके इन तीनों पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पर यू आर हैव देयर इज अ डिप, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिप ऑफ द सी एल। तो ये जो इस फिनोमेनन को कहते हैं स्टॉलिंग। तब आपके पास at a low angle of attack the rear surface have an adverse pressure gradient but not enough. अगर आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ एयरफॉयल और ये फ्लो अटैक का है, तो यू हैव एन एंगल ऑफ अटैक। अगर आप एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा कम अगर जीरो पर है तो नो लिफ्ट, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक तो आपके पास कोई लिफ्ट जनरेट होती है। ऑल्दो इसके पीछे कुछ ना कुछ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट पीछे क्रिएट हो रहे होते हैं, बट और बाउंड्री लेयर सेपरेट भी हो रही थी बिकॉज इट्स अ विस्कस फ्लो, बट यूजली जो प्रेशर ग्रेडियंट है उतना एडवर्स नहीं होता कि कोई ज़्यादा नुकसान हो या कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट हो। एज एंगल अटैक इज इंक्रीज द अपर सरफेस एडवर्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हैं व्हाट हैपेंस, तो जो जस्ट सेपरेशन पॉइंट है इस एयरफॉयल पर वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जैसे जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो जो वेक रीजन पीछे बनता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, एंड दैट एक्चुअली स्टॉल द एयरफॉयल, और वो लिफ्ट जो है वो सडन ड्रॉप होती है।
और जो ड्रैग है वो इंक्रीज होता है सीरियसली, सिग्निफिकेंटली ड्रैग इंक्रीज होता है आपके पास, लिफ्ट में एक सडन ड्रॉप आता है जब भी यही जो ग्राफ, यही फिनोमेना इस ग्राफ में यहाँ शो हो रहा है व्हेन यू हैव अ सर्टेन एंगल ऑफ अटैक व्हिच इज लाइक मोर देन 10 मे बी 15 डिग्री, 15 डिग्री के ऊपर जो है ये एंगल, ये जहाज जो है, जो एयरफॉइल है स्टॉल कर रहा है और यू हैव अ sudden drop of lift and you have an increase of uh, 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 drag. So this is a very undesirable phenomena and usually at lower height this is very dangerous because आपके पास recovery time नहीं होता है and you cannot actually recover at lower altitudes when flying an aeroplane. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देख रहे हैं वो है पैरामीटर सी एल अपॉन सी डी और सी एल। अगर आप गौर करें तो यूजली इन एरोडायनेमिक्स हम हमारे पास एक एयरफॉयल है जिसको हम नाका 64 कह रहे हैं। दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द एयरफॉयल जो हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल शो कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक प्रोफाइल है जो कि नाका 64 की है और रेनॉल्ड नंबर विच इज़ क्वाइट हाई, एक्सपोनेंशियल 7 एक्सपोनेंशियल 5 पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस प्लॉट हुआ है विच इज सी एल अपॉन सी डी एंड एंगल ऑफ अटैक जो है वो -8 से 0 एंड -8 से 8 तक है। यू कैन सी एज यू इंक्रीज द अल्फा विच इज द एंगल ऑफ अटैक, the CL upon CD ratio is increasing, which means that CL is increasing and CD is decreasing. That's why this graph is moving upward. You can see that at the top of this graph, this is really important. You have a point just now somewhere, let's say you can say around 5-6 degree alpha, you have a sudden drop of CL upon CD, and that actually is uh, that actually reflects the CL is going down and CD is going up, and that's the point जहाँ पे आपके पास फ्लो जो है वो स्टॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और, बिकॉज पीछे जो इसके बैक साइड पर जो है वो आपके पास ऐसे एडवर्स ग्रेडियंट पैदा हो रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से जो है नेगेटिव एक ऐसी फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं जो इस एयरफॉयल को नीचे की तरफ गिरा रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पिक्चर है। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑन इंटरनेट अबाउट दीज स्टॉलिंग फिनोमेना, कि यहाँ पे जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज द फ्लो जो है वो इस एयरफॉयल को बहुत हाई एंगल पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो जिसकी वजह से स्टॉलिंग हो रही है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट, एक और बहुत अच्छा तरीका है प्लॉट करने का, वो है सी डी एंड सी एल विच इज़ सी डी, और आपने प्लॉट किया सी डी और सी एल और डिफरेंट अल्फाज के ऊपर, and you are having a non-linear curve. So in order to check the maximum, because the desirable thing is minimum value of CD and maximum value of CL, because that's the point, right? अगर यहाँ पे आ रहा है तो somewhere you are having highest number CL and lowest CD, right? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस एंगल ऑफ अटैक के ऊपर जो है आपके पास मैक्सिमम सीरो, तो यू ड्रॉ ग्राफ विच इज, यू ड्रॉ लाइन intersecting or being tangent at the highest point on this curve and at the lowest point tangent at the tangent on this curve, और जो highest point है वो यहाँ पे अल्फा 4 आ रहा है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम सी एल वन डी हो देगा। आप गौर कर सकते हैं these two graphs are of the similar airfoil, तो यहाँ पे अल्फा 4 पर ये ग्राफ कट कर रहा है एंड यू आर अल्फा 4 पर ही मैक्सिमम सी एल की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस सी एल इज अराउंड लेट्स से 0.6 एंड द सी डी इज around 0.5 or something, 0.005. So this is a variation, this is a ratio of 100 times, right? So अब this is a very interesting thing, अगर यहाँ पे बात करता हूँ CL upon CD 100 है, इन लोगों का रेशियो 100 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिफ्ट जो है वो 1 मीटर की मूवमेंट पे जो अगर आपके पास 100 टाइम जो है वो ड्रॉप, 100 टाइम जो है आपके पास लिफ्ट मेंटेन रहेगी कंपेयर टू द ड्रैग। मतलब 1 मीटर अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो आगे की तरफ 1 मीटर जो है वो ड्रॉप आएगा एल्टीट्यूड में, 100 मीटर जो है वो जहाज़ अपनी लिफ्ट को बरकरार रख सकता है। ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ इस एयरफॉयल की, तो ये एयरफॉयल जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है विद अ ड्रॉप ऑफ ओनली 1 मीटर इन एल्टीट्यूड। तो ये इस एंगल ऑफ अटैक पर, जो कि एंगल ऑफ अटैक जो है वो 4 है, अगर आपका एंगल ऑफ अटैक 4 है एट दिस रेनॉल्ड्स नंबर, तो आप जो है वो आप इवन इफ द इफ योर engines are failed you can actually glide with a very with a loss of only 1 meter at the coverage of 100 meters. Although viscous effects contribute little to the direct generation in the viscosity induced boundary layer separation can occur
अल्फा इज टू लार्ज टू लीड टू स्टॉलिंग हम बात कर चुके हैं, बिकॉज ये जो स्टॉलिंग होती है इसमें जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन होती है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज बेसिकली अ विस्कोसिटी इंड्यूस फिनोमेना। बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रही है और विस्कोसिटी इंड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई ये जो है आपके पास स्टॉल कर रहा है। अदरवाइज इन यूजली आपके पास जो विस्कोसिटी होती है उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते इस फिनोमेना को। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एयर लिफ्ट ऑफ एयरफॉयल विद फ्लैप्स, हम अमूमन फ्लैप्स लगाते हैं एयरफॉयल के ऊपर अमूमन जहाज़ों में। बैक फ्लैप भी होते हैं विद नो नो फ्लैप्स एंड ट्रेलिंग एज स्लॉटेड फ्लैप्स एंड डबल स्लॉटेड फ्लैप्स एंड सम यू हैव लीडिंग फ्लैप्स। तो ये फ्लैप जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये जो है आपके पास लिफ्ट को बढ़ा देते हैं एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, सॉरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ, एंड एट द लिफ्ट कम कर देते हैं एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, राइट। तो अगर डेफिनेटली इनके बढ़ाने से आपके पास जो लिफ्ट बढ़ती है और आपके पास जो वेलोसिटी इंड्यूस जो आपके पास सेपरेशन होती है उसको आप रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर टू पिक्चर्स, वी हैव एक्सटेंडेड व्हेन यू आर टेकिंग ऑफ, बिकॉज इसको आप नीचे टिल्ट कर लेते हैं एंड देन यू इंक्रीज द लिफ्ट। ऑल्दो इसको इसको मूव इसके मोशन से इसके मूवमेंट से आपके पास ड्रैग बढ़ जाता है किसी भी उस टाइम पे जब आपके पास उसको टेक ऑफ कर रहे हैं। बट यूजुअली टेकिंग ऑफ के ऊपर वक्त जो है ना वो यू आर नॉट मोस्ट कंसर्न विद द ड्रैग, बिकॉज ड्रैग का मतलब है कि यू आर कंज्यूमिंग मोर फ्यूल, तो आप फ्यूल को सेक्रीफाइस करते हैं एट द कॉस्ट, बिकॉज यू नीड हायर लिफ्ट्स, राइट। सो दिस इज द यूजुअली अ प्रैक्टिस इन कमर्शियल एयरक्राफ्ट कि आप फ्लैप्स खोलते हैं जहाज़ों के एंड टू इंक्रीज द लिफ्ट, even you increase the drag, but that's not as important as having a significant lift in order to take off. uh, यहाँ पे एक तस्वीर बनी है आपके पास स्लैट्स हैं एंड फ्लैप्स, these are this is called dirty conditions because this is an undesirable thing as it increases the drag. So जब जहाज क्रूज कर रहा होता है, इसे यहाँ पे ये क्रूज कर रहा है तो यहाँ पे ये क्लीन कंडीशंस में है कि आपके जो फ्लैप्स हैं वो रिट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ पे फ्लो फ्लैग जो है वो एक्सटेंड हुए हैं, तो ये डर्टी कंडीशन कहलाती हैं, डर्टी कंडीशंस फॉर एयरफॉयल्स और विंग्स ऑफ अ एरोप्लेन. There are also winglets at the corner of the wings, which actually reduces the uh, 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 reduces the drag and increases the lift. यहाँ पे vortices जो है उनको आप shade out करते हैं, और जो vortices हैं वो एक undesirable चीज़ है which actually is quite which actually has a adverse effect. आप देख सकते हैं कि ये जो wing tip है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो है इसको रिड्यूस कर रहा है, और whereas जब नहीं है तो आपके पास काफ़ी vortices जनरेट हो रहे हैं एंड these vortices are creating are increasing the drag and reducing the lift of the airplane. यहाँ पे भी देख सकते हैं एक तस्वीर बनी हुई है। इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक दीज आर द थिंग जो कि नेचुरली हम जो एयर लिफ्टिंग एरोडायनामिक फिनोमेना जो है नेचर में कहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, बैट फील्ड्स टर्बुलेंस, रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड दैट अ सर्टेन लोकेशन ऑन द विंग्स ऑफ बैट्स देयर आर स्पेशल टच सेंसिंग cells with a tiny hair poking out of the center of the cell. These cells, which are very sensitive to the air flow across the wing surface, can apparently detect turbulence in the flow over the wing. If these hairs are removed, the bats fly well in a straight line, but when maneuvering to avoid obstacles, their elevation controls are erratic. When the hair grow back, the bat regains their complete flying skill. It is proposed that these touch sensing cells are used to detect turbulence on the wing surface, thereby tell bats when to adjust the angle of attack and curvature of their wing in order to avoid stalling out in the midair. That's a very interesting thing, right? लेट मी एक्सप्लेन यू, जो चमगादड़ है या बैट्स के जो पर हैं या विंग्स हैं उनके पर आपके पास सेंसर्स एंड नेचुरल सेंसर हैं एंड दैट एक्चुअली सेंसर द नेचर ऑफ द फ्लूइड जो उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। और अगर वो जो फ्लो है वो ट्रबुलेंट है तो वो अपने जो विंग्स हैं उनको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनका एंगल ऑफ अटैक जो है वो और जो उनका एंगल ऑफ अटैक है और जो वो ऑल्टर करते हैं, इसकी वजह से वो स्टेबल रहते हैं। जैसे अगर आपने वो बाल या वो सेंसर जो कि बालों की शक्ल में है वो हटा दिए या आप काट दिए तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बैट जो है वो उनकी जो मोशन है वो एराटिक हो गई। तो विच दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज एग्जैक्टली एज यू आर हैविंग अ एरोप्लेन। तो बट नेचुरली जब the birds are flying and the living creatures which fly has a natural instinct of controlling their flights, and they control by having natural sensors.
There are some other examples जो कि मैं अभी discuss करना नहीं चाह रहा. You can actually read them through. These are very self-explanatory examples. So there are some numericals related to this topic, lift, and but we will be covering numericals of drag and lift and this chapter in detail in the coming lectures, inshallah. तो डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल्स. सो न्यूमेरिकल जो हैं वो हम इस चैप्टर के ड्रैग और लिफ्ट से रिलेटेड कुछ हमने डिस्कस किए थे पहले, बाउंड्री लेयर से रिलेटेड, और उससे पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया था. तो हम अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और चैप्टर नंबर 9 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. और चैप्टर नंबर 9 का अगर एक समरी दे दी जाए तो चैप्टर नंबर 9 इज़ अबाउट फ्लो ओवर इमर्स बॉडी, जिसके अंदर हमने ड्रैग लिफ्ट देखा था और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लो डिस्कस किया था और हमने बाउंड्री लेयर डिस्कस किया था. और हमने इसमें जो भी ड्रैग और लिफ्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस किया था. तो इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, टर्बो मशीनरी, इन विच वी विल डिस्कस term pumps, centrifugal pumps, and we will discuss characteristic curves and other stuff related to the designing of the pumps and pumping system. So I hope अगर आपको ये lecture समझ में मतलब कोई सवाल हो तो please ask me in the lecture in the Zoom session. Thank you very much.